Good morning, children. I hope that you all are fine. I am Suraj Verma and I welcome you all to my YouTube channel Padhai Wala. Today I want to discuss some very important chapter. Especially it is in class 10th in the book First Flight. It is a poem. Its name is Tiger in the Zoo. प्यारे बच्चों, दोस्तों और साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता आज आपके साथ मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। क्लास 10th की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट उसमें से, और आप लोगों से आज बहुत डिटेल में इस चैप्टर पे बात करूँगा। कुछ बातें जो आपसे शेयर करनी है, जैसे एक इंग्लिश में टर्म होता है डिफॉरेस्टेशन, एक होता है फॉरेस्टेशन, एक होता है डिफॉरेस्टेशन। आप देख रहे होंगे कि इस समय डिफॉरेस्टेशन इतना तेज़ हो रहा है, आदमी इतना भूखा है ज़मीन का कि जो ग्रीनरी है हमारे अर्थ की वो दिनों दिन डिप्लीट होती चली जा रही है। जो एक एक्सप्लोज़न हुआ है हमारा पॉपुलेशन का, जिसके चलते रहने के लिए घर लोग बना रहे हैं और खेती करने के लिए जो जंगल को काट के लोग ज़मीन बना रहे हैं, जिसके चलते जो वाइल्ड एनिमल्स हैं अब उनकी लाइफ के लिए बहुत बड़ा खतरा हो गया है। एक तो हो गया डिफॉरेस्टेशन। दूसरा मैं टर्म आप पे डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट इज़ लिबर्टी। मैं लिबर्टी पे आप लोगों से बात करना चाहता हूँ कि लिबर्टी होती क्या है। लिबर्टी इज़ सब काइंड ऑफ फ्रीडम, है ना, कि जब तक आदमी को आज़ादी नहीं मिलती है उसको कितने भी सुख सुविधाएं दे दी जाएं, पर उन सब चीज़ों का कोई मतलब उसके लिए नहीं होता है। तो दूसरी पॉइंट जो है वो है लिबर्टी, जिसे आपको समझना है। जैसे मैं कह दूँ अ फिश इन द एयर, ये टर्म अच्छा लगेगा? अ फिश इन द स्काई, या स्काई में एक मछली, अच्छा लगेगा आपको? नहीं अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि मछली की जगह पानी में होती है, न कि स्काई में होती है। बहुत इत्मीनान से आप मेरी बात को समझिए, मछली की जगह पानी है, स्काई नहीं है। अ बर्ड इन वाटर, हो सकता है भाई कुछ पक्षियाँ हमारे पानी में भी रहते हैं, पर बर्ड को हम मानते हैं स्काई में नॉर्मली होगा। तो यहाँ पे जो हमारी पोयम है अ टाइगर इन द जू, यहाँ पे जो इसके पोएट हैं नेस्ली नॉरिस, उन्होंने यहाँ पे जो चीज़ें बताने की कोशिश की है वो ये है कि जब तक इंसान को फ्रीडम नहीं मिलती है या जब तक आदमी को लिबर्टी नहीं मिलती है तब तक उसके जीने का कोई मतलब नहीं होता। चैप्टर का नाम है टाइगर इन द जू। यूजुअली हम टाइगर को कहाँ पाते हैं, या टाइगर का हैबिटेंट कहाँ होता है? टाइगर जंगल में पाया जाता है, फॉरेस्ट में पाया जाता है। पर ये जो टाइगर है ये फॉरेस्ट में नहीं है, ये चिड़ियाघर में है। अगर वो फॉरेस्ट में होता तो उसकी अपनी कुछ लिबर्टी होती, जंगल का राजा था वो, अपने डिग्निटी को मेंटेन करता। पर आज वो चिड़ियाघर में है, जू में है, जहाँ पे लोग उसको देख रहे हैं, जहाँ वो मजाक की चीज़ बन गया है, उसकी फ्रीडम अपनी ख़त्म हो गई है। तो कहीं ना कहीं पोयम लिबर्टी की बात करता है कि लिबर्टी होनी चाहिए, और जो है वाइल्ड एनिमल का जो है प्रिजर्वेशन होना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन के ऊपर सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और बहुत कुछ ये मैसेज हमारे इस क्लास 10th के बच्चों को ये पोएम और भी देती है कि हमारी जो जनरेशन है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल करें, एक कैंपेन के थ्रू या एक मास अवेयरनेस के थ्रू ये बात लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है, ये था हमारे पोएम का बैकग्राउंड। हम आते हैं सीधे इस पोएम पे, और यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी की बुक आपके सामने ओपन है। आप भी एनसीईआरटी की बुक आप चाहे अपने सामने खोल सकते हैं। एक एक लाइन को आप नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग को आप समझेंगे। कहीं पे कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। वीडियो को स्किप करेंगे तो पोएम आपके समझ में नहीं आएगी। बोर्ड के लिए फ़िलहाल बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का कोट पढ़ते हैं, दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। कि ये पोएम जो है एक तरीके से विरोधाभास उत्पन्न करती है। एक पोएम ये जो है एक कंपैरिजन दिखाती है, एक कंपैरेटिव स्टडी दिखाती है कि जब कोई टाइगर जंगल में होता है या अपने घर में होता है जिसके लिए वो बना है,
उस समय टाइगर की क्या कंडीशन होती है, और जब एक टाइगर उस जंगल से हट करके पकड़ लिया जाता है और चिड़ियाघर में कोई नुमाइश का चीज़ हो जाता है तो उसकी लाइफ कैसी होती है। यानी एक जगह जहाँ उसकी अपनी लिबर्टी है वो तो कैसा जीवन जीता है, और एक जगह जहाँ पर उसकी लिबर्टी को ख़त्म कर दिया गया है, उसको स्लेब बना दिया गया है, वो नुमाइश की चीज़ बन के रह गया है, वहाँ पे उस टाइगर की क्या कंडीशन है हम देखते हैं। इसमें लिख रहा है द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। ये पोएम जो है चिड़ियाघर से लेकर जंगल तक की पूरी जर्नी करती है, दोनों का कंपैरेटिव स्टडी, एंड बैक अगेन टू द जू। रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से विच स्टेंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। ठीक है, हम पोएम में आते हैं। पहला स्टेंजा है ही स्टाक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। अब यहाँ समझिए स्टाक्स जो होता है, जैसे आप देखते होते हैं टाइगर को ना, टाइगर धीरे 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 साइलेंटली जाता है अपने शिकार को छिप करके पकड़ने के लिए। डियर है, हिरन है या जंगली जानवर है, उनका जब शिकार करने के लिए टाइगर जाता है तो अपने जो उसके पैर हैं उससे धीरे 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 पहुंचता है और लुक छिप करके इंतज़ार करता है कि उसका शिकार आए और उसके ऊपर अटैक करे। तो यहाँ पे स्टाक्स का मतलब होता है टू मूव स्लोली एंड क्वाइटली टूवर्ड्स एनिमल इन ऑर्डर टू कैच और किल इट। उसको मारने के लिए, उसको पकड़ने के लिए धीरे धीरे कदमों से जाता है टाइगर, जो उसकी अपनी चाल है, नेचुरल स्पीड है ना, उसको कहते हैं स्टाक्स। ही स्टाक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। विविड मतलब होता है लाइव, यहाँ पे मतलब होता है ब्राइट। स्ट्रिप्स मतलब क्या होता है भाई? स्ट्रिप्स का मतलब है कि पट्टियाँ या उसके जो पैर हैं उसमें जो चित्तेदार बने हुए हैं उसके शरीर पे, वो जो चमक रहे हैं, है ना, उसका जो शरीर का ऊपर का जो कलर है, स्ट्रिप्स जो पट्टियाँ लगी हुई हैं उसकी बनी है नेचुरल, वो बहुत तेज़ विविड यानी बहुत तेज़ ब्राइट हैं, चमक रही हैं, और वो धीरे धीरे अपने पैरों से चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने उस केज में, अपने उस पिंजड़े में कुछ कदम ही चलता है। शेर कुछ कदम क्यों चलता है? क्या शेर कुछ कदम चलने वाला जानवर है? नहीं, शेर कितना दूर चलेगा यह शेर को खुद नहीं पता, इतनी ताकत होती है शेर के पैरों में, उसके शरीर में। लेकिन शेर यहाँ पे कुछ कदम इसलिए चलता है बच्चों, क्योंकि वो जो पिंजड़ा है ना उसकी एक लिमिट है, एक साइज है, उस साइज से बड़ा पिंजड़ा नहीं है या उससे बाहर वो नहीं जा सकता, इसलिए शेर मजबूर है जितना साइज का पिंजड़ा है उसी पिंजड़े में ही वो अपने पैरों से चहलकदमी करता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। वेलवेट समझते हैं, वेलवेट की हिंदी मखमल होती है। मखमल का मतलब यहाँ से मुलायम से है, सॉफ्ट है से है। क्वाइट का मतलब क्या होता है? शांत से है, कि उसके जो पैर हैं वो मखमल के तरीके से गद्दीदार और बहुत मुलायम हैं। उन्हें पैरों से अपने जो पाज हैं और जो उसके पंजे हैं उसी से धीरे धीरे जो है चलता है, और उस पिंजड़े के अंदर अंदर जो धीरे धीरे पैरों से चहलकदमी करता है वो जो है टाइगर शांत है, जबकि टाइगर शांत रहने वाली चीज़ नहीं है। इन हिज क्वाइट रेज। क्वाइट रेज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन हिज क्वाइट रेज। क्वाइट मतलब शांत और रेज मतलब गुस्सा। यहाँ पे दो अपोजिट चीज़ें एक साथ आई हैं। इंग्लिश में एक टर्म होता है फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसे अलंकार कहते हैं, और एक अलंकार है, आप नोट करें, OXYMORON। इसको पढ़ेंगे ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन का मतलब होता है विरोधाभास अलंकार। जहाँ पे दो अपोजिट वर्ड किसी पोयम में एक साथ आते हैं, विरोध पैदा करते हैं, वहाँ पे विरोधाभास या ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होता है। यानी पहला स्टेंजा जो है, इसकी लास्ट लाइन जो है उसमें है क्वाइट एज, मतलब वो बहुत शांत है बाहर से देखने में, पर अंदर से उसके बहुत ज़्यादा रेज है, बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है टाइगर के। टाइगर के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा क्यों भरा है बच्चों? टाइगर के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा इसलिए भरा है कि टाइगर को आज गुलाम बना दिया गया, उस पिंजड़े में कैद करके रख दिया गया है, जबकि टाइगर फ्रीडम चाहता है, लिबर्टी चाहता है। मैं बार बार फ्रीडम और लिबर्टी टर्म यूज कर रहा हूँ, दोनों का मतलब आज़ादी होता है, पर जब फ्रीडम टर्म यूज करते हैं तो उसका मतलब बाई कॉन्स्टिट्यूशन जो हमको आज़ादी मिलती है उसको फ्रीडम कहते हैं। इज़ दैट क्लियर? तो आपको 4 लाइन का जो स्टेंजा था एक क्लियर हो गया। ही स्टाक्स इन हिज विविड स्टेप्स, मतलब कि वो अपने
चमकीले जो उसके शरीर पे जो चित्तियाँ बनी हुई हैं वो, और अपने उस छोटे से पिंजड़े में चहलकदमी कर रहा है। और उसके जो पंजे हैं वो पंजे मुलायम हैं, वेलवेट की तरीके से बहुत सॉफ्ट हैं। ही इज़ क्वाइट, वो देखने में बाहर से तो बहुत शांत है पर अंदर से उसको गुस्सा बहुत है। शांत इसलिए है कि वहाँ पे टाइगर मजबूर है, कुछ कर नहीं चाहता पाएगा। और गुस्सा इसलिए है क्योंकि वो चाहता है कि उसको आज़ादी मिले पर उसको आज़ादी नहीं मिल रही है। यहाँ पे दो अपोजिट वर्ड एक साथ आ रहे हैं, दो एडजेक्टिव एक साथ आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे होगा ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच, यानी विरोधाभास अलंकार। इस 4 लाइन को मैंने 5 मिनट में बताया। कोई डाउट? आगे चलें, आइए। अगला है स्टेंजा, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। आप यहाँ पे ध्यान से देखें, इस पोएम को कह रहा है ही शुड बी, उसे होना चाहिए था पर वो है नहीं। टाइगर को कहाँ होना चाहिए था भाई? उस बड़ी बड़ी घासों के पास, बड़ी बड़ी घासों के पास जहाँ पे वाटर होल है ना, बड़ी बड़ी जहाँ पे घासें उगी हैं, जहाँ पानी इकट्ठा हुआ है या जहाँ पानी का होल है जहाँ से पानी गिरता है, और उस पानी को पीने के लिए जो भूखे हिरन हैं वहाँ पर आते हैं, प्यासे हिरन आते हैं, पानी पीते हैं, प्यास बुझाते हैं। इस टाइगर को तो वहाँ होना चाहिए था जहाँ वो छिप करके इंतज़ार करता उस प्लम्प एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, मतलब मस्कुलर, मोटा ताज़ा स्वस्थ, जहाँ पे वो उस मोटे ताजे हिरन का इंतज़ार करता और हिरन जब वहाँ पे पानी पीने के लिए आता उस पर अटैक करता, शिकार करता और उसका अपना भोजन बनाता। पर आज ऐसा टाइगर के साथ नहीं है। टाइगर आज इस केज के अंदर एक अलग सी ज़िंदगी जी रहा है, एक गुलाम की ज़िंदगी जी रहा है। लाइन को पढ़ते हैं, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, लर्क मतलब होता है छिपकर शिकार का इंतजार करना। वेटिंग है ना, वेटिंग टू हाइड हिमसेल्फ टू प्रे फॉर एनिमल्स, छिपकर जानवरों के शिकार को जब हम इंतज़ार करते हैं वहाँ पे टर्म यूज होता है लर्क, LURK, यहाँ पे ये वर्ब है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, शैडो मतलब समझ रहे हैं, शैडो मतलब छाया, जहाँ पे मतलब छायादार पेड़ हो। हिरन कहाँ आएगा भाई, गर्मी में तो आएगा नहीं, गर्मी में प्यासा है हिरन, जंगल में परेशान है, उसको प्यास लगी है, तो जहाँ पे बड़ी बड़ी घासें उगी हुई हैं उसके बगल में पानी का एक होल है, पानी का एक सोर्स है जहाँ पे पानी गिरता है। हिरन वहाँ पानी पीने के लिए आता है उस शैडो में, उस छाया में, और जो टाइगर है छिप करके उस पर अटैक करता है, अपना शिकार बनाता है और भोजन कर लेता है उसका। तो उस लाइन को कोट कर रहा है पोएम, यानी कि टाइगर की लाइफ जो अब हम आगे उस स्टेंजा में जब टाइगर जंगल में होता है, अभी तो टाइगर केज में था। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, यानी इस टाइगर को तो लुक छिप करके इंतज़ार करना चाहिए था, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, उन बड़ी बड़ी घासों के पीछे, नियर द वाटर होल के पास, वेयर प्लम्प डियर पास, जिसके बगल से वो हिस्ट पोस्ट या वो जो मोटा ताजा हिरन जो है पानी पीने के लिए गुजरता है, इसको तो वहाँ पे होना चाहिए था पर वहाँ पे न हो करके ये टाइगर यहाँ केज में है और अंदर से बहुत गुस्सा है और बाहर से बहुत शांत है। कोई डाउट? स्टेंजा दूसरा क्लियर हुआ बच्चों? आगे बढ़ें, चलिए। यहाँ पे देखिए ही जो वर्ड आया है ना, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन या हिंदी में कहेंगे तो मानवीकरण अलंकार हो जाएगा, क्योंकि ही एनिमल के लिए नहीं, एनिमल वगैरह के लिए इट का यूज किया जाता है। ही शुड बी, अगला स्टेंजा है, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल एज बारिंग हिज वाइट फैंक्स हिज क्लास टेरराइजिंग द विलेज। यहाँ पे देखिए ये भी सीन जंगल की है। देखते होंगे ना, अक्सर जंगल के पास जो गांव होते हैं, अक्सर आए दिन न्यूज़पेपर में निकलता है कि तेंदुआ निकला, एक बच्चे को मार दिया, या गांव के लोगों ने एक तेंदुए को मार डाला, या एक तेंदुए का डर इतना ज़्यादा है, एक टाइगर का डर इतना ज़्यादा है कि गांव के लोग रात में अपने घरों पे पहरा देते हैं।
ऐसी चीज़ें सुने हैं आप ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक खौफ होता है एनिमल का, टाइगर का एक बहुत बड़ा खौफ होता है लोगों के अंदर कि मारेगा या हमको खा जाएगा, नुकसान करेगा, बच्चों को नुकसान करेगा या हमारा शिकार करेगा। जब टाइगर जंगल में होता है तो हम इस तरीके से सोचते हैं। आज अगर वो जंगल में होता तो क्या होता? ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज। मतलब क्या होता है? स्नार्लिंग का मतलब यहाँ पे जो आवाज़ निकालता है, जो वार्निंग साउंड होती है ना, जब गुर्राता है जो टाइगर, जो गुर्राना, उसको स्नार्लिंग कहते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच होगा ओनोमोटोपोइया, ध्वनि सूचक ध्वन्यर्थक अलंकार। जो मैंने एक वीडियो बनाया है ना अलंकार का, उस अलंकार में एक दूसरा पार्ट मैंने बनाया है पाश्चात्य अलंकार। उस पाश्चात्य अलंकारों में मैंने 3 अलंकार बताए हैं, एक ध्वन्यर्थक अलंकार, एक विशेषण विपर्य अलंकार और एक मानवीकरण अलंकार। तो जो उसमें ध्वन्यर्थक अलंकार है जिससे किसी की ध्वनि का पता चलता है, ओनोमोटोपोइया जिसे कहते हैं, वो अलंकार या फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे है। जो वर्ड आया है ना स्नार्लिंग, मतलब जब किसी की आवाज़ हमको होते हैं, यहाँ पे आवाज़ का मतलब जो एक वार्निंग साउंड टाइगर निकालता है, जिसको सुन करके लोग अपने घरों में जा कर के छिप जाते हैं जब शेर जंगल में होता है। तो कह रहा है कि अगर शेर जंगल में होता तो ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, वो घर के चारों ओर, जो गांव हैं, गांव के चारों ओर एक डरावनी आवाज़ निकालता या एक वार्निंग वाली आवाज़ देता। एट द जंगल एज, एडीजी, एज मीन्स होता है किनारे, जंगल के किनारे जो बसे हुए गांव हैं। जब टाइगर जंगल से निकल करके जंगल के किनारे होता, जो अगल बगल के गांव और घर होते, वहाँ पे जब वो स्नार्लिंग करता, एक वार्निंग जो आवाज़ निकालता, तो लोग डर जाते। बारिंग हिज वाइट फैक्स, है ना, वाइट फैंक्स। वाइट फैंक्स का मतलब क्या है भाई? जो उसके तेज और धारदार दांत हैं जिससे वो शिकार करता है ना। कह रहा है बारिंग हिज वाइट फैंक्स। वाइट फैंक्स मतलब जो उसके चमकदार, जो है बहुत ही तीखे तीखे दांत हैं, लोग उसको देखते, गुर्राने की आवाज़ सुनते तो लोग डर जाते। पर एक बात ये है कि आज जब ये टाइगर इस पिंजरे में है तो आज इससे कोई नहीं डरता है, क्योंकि पिंजरे में कैद हो, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि बच्चे उसको देख करके डराते हैं। समझिए कितना कंट्रास्टिंग सिचुएशन लाया है। अगर किसी की आज़ादी छीन जाए तो क्या नुकसान होता है, इस पोयम में आप समझिए। हिज क्लाज, क्लाज मतलब उसके जो पंजे हैं, नुकीले पंजे हैं। टेरराइजिंग द विलेज, गाँव के लोगों को डराता वो। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, वो घर के चारों ओर, जंगल के किनारे, घर के चारों ओर वो एक वार्निंग वाली आवाज़ निकालता। अपने चमकदार तेज सफ़ेद दांतों को देख करके लोगों को डराता, अपने पंजों को डराता, गांव के लोग देख करके डरते। ये दोनों जो स्टेंजाज हैं ये दिखा रहे हैं कब? जब टाइगर कहाँ पे होता बच्चों? जब टाइगर होता जंगल में। पर वो कहाँ पे है? वो जू में है, और जू के अंदर एक केज में बंद है, एक पिंजड़े में बंद है। और आगे की लाइन जो है वो कंट्रास्ट दिखाती है, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट सेल मतलब मेटल की बनी हुई एक सेल में, एक जेल में कैद है, लॉक करके रखा गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, बार्स मतलब होता है कंट्रोल कर देना, रोक देना। स्ट्रेंथ मतलब उसकी पावर। जो टाइगर की पावर है, कौन सी पावर? उसके तेज चमकदार नुकीले दांत, उसका विविड स्ट्रिप्स, उसका छिप करके अटैक करना, उसकी जो पावर, वो सब पावर इस कंक्रीट सेल के अंदर या इस मेटल से बने हुए इस पिंजड़े के अंदर सिमट करके रह गई है। हिज टोटल पावर इज कन्फाइंड अंडर दिस metal cell. He has no power to respond the people. He is helpless because he is slave, stalking the length of his cage. अब क्या है? जो स्टॉकिंग इन द जंगल था, अब वह स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द केज। अब जो उसकी लेंथ है उस केज की, उस पिंजड़े की, उसके चारों ओर अपना वो चक्कर लगाता है, इग्नोरिंग विजिटर्स। और जितने भी विजिटर्स वहाँ पे आते हैं वो उनको इग्नोर करता है।
इनको इग्नोर क्यों करता है? विजिटर कौन है? जो चिड़ियाघर में देखने के लिए उस टाइगर को टिकट लगा करके जाते हैं, वो उनको इग्नोर करता है। बिकॉज द टाइगर हैज नो इंटरेस्ट इन विजिटर्स, बिकॉज द टाइगर इज कन्फाइंड इन द सेल, he is helpless, he is missing his own life is spent in the jungle, in the forest, but now he is confined in that metal cell. He has no interest in this world and in this cage. उसे कोई मतलब नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। इसलिए जो लोग भी उस टाइगर को देखने के लिए जाते हैं वो उनको इग्नोर करता है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता है। ठीक है, आगे की लाइन है ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। अब जो उस चिड़ियाघर में रखा गया है, उस चिड़ियाघर में क्या होता है, रात में पुलिस की गाड़ियां पेट्रोलिंग करती हैं। पेट्रोलिंग का मतलब चिड़ियाघर के चारों ओर पुलिस की गाड़ियां जो हैं असलहों के साथ चारों ओर राउंड लगाती हैं कि कोई इस चिड़ियाघर से कोई खूंखार जानवर निकल कर के बाहर जाके सिविल सोसाइटी में या किसी सिविलियन को डिस्टर्ब न करे, परेशान न करे। तो जहाँ पे जंगल में दूर दूर तक किसी इंसान की आवाज़ सुनाई नहीं देती थी जब शेर अपने मन का मालिक था, पर आज जो टाइगर है इस चिड़ियाघर में कैद कर दिया गया है उस मेटल सेल में, कंक्रीट सेल में, तो अब उसको और कुछ नहीं सुनाई देता। रात में पुलिस की गाड़ियाँ जो पेट्रोलिंग करती हैं उनकी आवाज़ सुनाई देती है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात में पेट्रोलिंग कार की आवाज़ सुनाई देती है उसको। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, बेटा अंडरलाइन करो आप। स्टेयर्स मतलब होता है घूर के देखना, ब्रिलियंट आइज मतलब अपनी चमकदार आँखों से। ब्रिलियंट यहाँ पे वर्ड क्यों यूज हुआ है आपको पता है? शेर अपने निशाने पे बहुत कंसंट्रेट करता है तो अपनी आँखों से करता है, और टाइगर को कभी भी आँखों को कोई धोखा नहीं दे सकता, उसकी आँखें कभी धोखा नहीं देती। एक बार अगर वो देख लेता है तो अटैक करके फाइनल वो अपने शिकार को पा लेता है। इसलिए यहाँ पे ब्रिलियंट आइज टर्म यूज किया गया है कि अब क्या है, पेट्रोलिंग की आवाज़ उसने सुनी थी जंगल में, अब तो नहीं है वो, पर अभी भी एक कसक उसके अंदर है, एक पेन उसके अंदर है। वो अपनी उस पुरानी आज़ादी को पाना चाहता है जिसको खो दिया है, और खुली आँखों से इस ओपन स्काई को, इस स्टार को, तारों को, सितारों को अपनी आँखों से खुल करके देखना चाहता है और उसको देखता है उस खुले आसमान को। पर अलग बात है कि आज वो टाइगर उस पिंजड़े में कैद है, उसको आज़ादी चाहिए। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी आँखों से घूर के देखता है एट द ब्रिलियंट स्टार्स, उन स्टार को, उन सितारों को, चमकते सितारों को देखता है, पर उसका कोई मतलब नहीं है, आज उस टाइगर की आज़ादी छिन गई है। तो बच्चों ये पोयम हमको जो 2-3 मैसेज देती है वो मैं आपको बताऊं। पोयम आपको समझ में आई होगी। पहला मैसेज इसका है, आप नोट करें, डिफॉरेस्टेशन है ना, कि जो आदमी आज जो एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, तो लोग जंगलों को काट कर खेती के लिए या रहने के लिए मकान बना रहे हैं, ग्रीनरी ख़त्म हो रही है, जिसके चलते वाइल्ड लाइफ जो है वो आज हमारी खतरे में पड़ गई है। जानवरों को रहने के लिए जगहें नहीं मिल रही हैं, पहला। दूसरा है फ्रीडम, कि अगर किसी व्यक्ति की आज़ादी छीन ली जाए तो उस व्यक्ति की ज़िंदगी के जीने का कोई मकसद नहीं रह जाता है। अगर वो आदमी कितना भी गुलाम क्यों न हो जाए, पर उसके अंदर जीने की एक ललक रहती है, आज़ाद होने की एक ख्वाहिश होती है। तीसरा और सबसे अंतिम और सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये पोएम ये देती है हमारे क्लास 10th CBSE के इन बच्चों को या संपूर्ण ह्यूमन बीइंग को, कि हम यंग जनरेशन के जो लोग हैं, हम वाइल्ड एनिमल को प्रिजर्व करें, डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल करें, सरकार से रिक्वेस्ट करें कि कुछ ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए डिफॉरेस्टेशन को रोका जा सके, ताकि जो ह्यूमन बीइंग और एनिमल के बीच का जो एक बैलेंस है जिसको इस नेचर ने बनाया है वो इम्बैलेंस न हो और ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस इस धरती पर अच्छे तरीके से लंबे समय तक बनता रहे। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ, इस उम्मीद के साथ
कि आप इसको समझे होंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट किए होंगे। ये चैप्टर आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों। आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। और फिर एक नए वादे के साथ कि मिलेंगे एक नई कविता के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार।